क्या भारत में सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है? तमिलनाडु में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय की शपथ क्यों अटक गई? गवर्नर आखिर किस आधार पर तय करते हैं कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए? क्या यह एक सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है या फिर राजनीति और सत्ता का खेल? हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू असरी जीआईएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हंग असेंबली क्या होती है, गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिका क्या है, सरकारिया और पुंछी कमीशन ने क्या नियम बताए हैं और कर्नाटक से गोवा तक के विवाद हमें क्या सिखाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु का नहीं बल्कि भारतीय संघवाद और लोकतंत्र की परीक्षा है। ये आपके स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, बेसिकली ये जो पिक्चर दिख रही है, ये डायग्राम हंग असेंबली की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को बहुत सिंबॉलिक तरीके से समझा रहा है। तो इसे हम सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हंग असेंबली क्या होती है। जब किसी भी पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत से मतलब है कि सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। ये प्री पोल अलायंस, बेसिकली जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज प्री पोल अलायंस बनाती हैं या ये कोई सिंगल पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब उसे हम हंग असेंबली कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर टोटल सीट्स हैं विधानसभा की यानी स्टेट लेजिस्लेचर की, वो 234। मेजॉरिटी चाहिए 117, राइट, 117। और टीवी के यानी विजय की जो पार्टी है उनके पास अभी 108 हैं, जिनमें से दो सीट पर चूंकि विजय ने चुनाव लड़ा तो एक सीट ऑलरेडी यहाँ पे वेकेट हो जाएगी, तो उनके पास इफेक्टिव जो अभी बेसिकली सीट रहेंगी वो 107 है। अब उन्हें 10 सीट और एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए तमिलनाडु में हंग असेंबली लाइक सिचुएशन पैदा हो गई है, राइट। अब यहाँ पे सरकार बनाने में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे द ओथ ऑफ ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। यहाँ पर यह हिस्सा बताता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है। डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक व्यक्ति हाथ उठाकर ओथ ले रहा है, पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शपथ लेनी होती है, लेकिन गवर्नर तभी ओथ दिलाएंगे जब मेजोरिटी सपोर्ट क्लियर हो। हिडन कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग इसमें क्या है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 5 जैसे शब्द दिखाकर बताया गया है कि पूरा प्रोसेस संविधान से चलता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स फॉलो करते हैं। सिंपली समझते हैं, सबसे बड़ी पार्टी होना अलग बात है लेकिन बहुमत साबित करना जरूरी है। राइट साइड में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई देता है द वेकेंट सीट लेजिस्लेटिव डेडलॉक। यह एक खाली कुर्सी दिखाई गई है। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो अभी खाली है क्योंकि कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है। सरकार कौन बनाएगा यह तय नहीं है। लेजिस्लेटिव डेडलॉक का अर्थ है असेंबली नंबर ऐसे फंस गए हैं कि तुरंत सरकार बनाना मुश्किल हो गया है। सिंपली समझते हैं कि सीएम की कुर्सी खाली है क्योंकि नंबर्स अभी पूरे नहीं हैं। नीचे बने सिंबल्स मतलब बैलेंस सिंबल, जिसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये बैलेंस सिंबल है। यह न्याय और कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी को दिखाता है, मीनिंग गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर आपको हैमर का साइन जो दिखाई देता है, इसका यह असेंबली फ्लोर टेस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन का सिंबल है, मीनिंग अंतिम फैसला विधानसभा में मेजोरिटी टेस्ट से होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रोल दिखाई दे रहा है, संविधान के रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क को दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रोल। पूरा डायग्राम समझते हैं। यह डायग्राम बेसिकली 3 बातें बताता है। एक है इलेक्शन जीतना इनफ नहीं है, सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए। दूसरा है गवर्नर की रोल, या यहाँ पर गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हंग असेंबली में गवर्नर तय करते हैं कि किसे बुलाया जाए और फाइनल टेस्ट असेंबली फ्लोर पर होता है। असल बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में साबित होगा, राइट। तो ये डायग्राम हमको बहुत कुछ यहाँ पर शो करता है, बहुत कुछ यहाँ पर हमको दिखाता है। अब हम जो बात करते हैं एग्जैक्टली पिक्चर क्या है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। इलेक्टोरल विक्ट्री हिट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि तमिलनाडु की राजनीति में इसमें सबसे बड़ी चर्चा है टीवी के यानी तमिलगा बैत्री कजगम के नेता विजय का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण आखिर क्यों टल गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवी के को 108 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 117 का आंकड़ा, यानी टीवी के बहुमत से 10 सीटें पीछे है।
और मामला यहाँ और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं। उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी जिससे पार्टी की संख्या 107 रह जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होने से सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है? यहीं से गवर्नर की भूमिका शुरू होती है, राइट? तो 7 ऑफ मे को स्वेरिंग होनी थी, यानी शपथ ग्रहण होना था, जो कि यहाँ पे गवर्नर ने विजय से बोला। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने असेंबली को डिसॉल्व तो कर दिया, लेकिन विजय को सरकार बनाने का निमंत्रण देने से पहले मेजॉरिटी प्रूफ मांगा है। यानी गवर्नर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विजय के पास वास्तव में बहुमत है या नहीं। कांग्रेस ने टीबी के को समर्थन देने की बात कही, लेकिन फिर भी संख्या पूरी नहीं हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थित एडीएमके के साथ भी बातचीत की खबरें सामने आई हैं, लेकिन गवर्नर का तर्क है कि जब तक गठबंधन स्पष्ट नहीं होता तब तक सरकार बनाने का दावा अधूरा माना जाएगा, राइट? यहाँ पर हमने पहले ये समझ लिया है कि हंग असेंबली एग्जैक्टली क्या होती है। अब संविधान में गवर्नर की भूमिका क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर विजय की जो पार्टी है उनको 108 बेसिकली सीट, जो सीट पर उन्होंने बेसिकली 108 सीटों पर उनको बहुमत मिला है, यानी 108 सीट वो जीत कर आए उनकी पार्टी। और बहुमत के लिए 117 सीट चाहिए, तो 10 सीटों का यहाँ पर बेसिकली शॉर्टफॉल है असेंबली, है ना? तो ये सबसे बड़ा एक पेज यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर डीएमके जो अभी तक रूलिंग पार्टी थी, डीएमके स्टालिन की पार्टी, वहाँ पर 59 सीट्स उनको मिली, एडीएमके 47 सीट मिली है। कांग्रेस को 5 सीटें हैं, अदर जो पार्टीज हैं पीएमके और अदर्स, इनको 4 सीटें हैं अदर्स, राइट? अब विजय के पास में एक ऑप्शन बनता है कि या तो डीएमके के साथ में वो अलायंस कर लें या एडीएमके के साथ अलायंस करते हैं। कांग्रेस के साथ में 5 सीटें ही हैं कांग्रेस के पास में, तभी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होता है। फिर उनके पास में जो अदर्स हैं 1-2 सीट्स या 4 सीट, इनको भी मिला के अगर करते हैं तो उनको बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा किसी के पास में नहीं, मेजॉरिटी जो चाहिए सरकार बनाने के लिए वो किसी के भी पास में नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए हम बात करते हैं कि हंग असेंबली के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है यहाँ पर कि व्हेन वोटर्स फेल टू डिलीवर अ क्लियर मैंडेट द कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइज ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर टू सिलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। और यहीं से गवर्नर की भूमिका स्टार्ट हो जाती है कि जब वोटर्स किसी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं देते हैं, राइट, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी सी स्थिति पैदा हो जाती है। हंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहना तो अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर हंग असेंबली जैसी स्थिति हो जाती है और वहीं से गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख मानता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट बोलता है या मानता है, लेकिन हंग असेंबली की स्थिति में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्तियां मिलती हैं, यानी वे तय कर सकते हैं कि किसे पहले सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। लेकिन यही डिस्क्रिशन कई बार विवाद का कारण बन जाता है क्योंकि आरोप लगते हैं कि गवर्नर्स राजनीतिक दबाव या केंद्र सरकार के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। और ऐसा क्यों, हम लोग जानते ही हैं कि केंद्र सरकार राज्यों में गवर्नर की जो नियुक्ति करती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं, राइट? यहाँ पर ये आप लोगों ने ये पूरा डायग्राम देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिलर या ऑब्जेक्टिव सी, पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3, राइट? यहाँ पर सरकारी जो प्रिंसिपल है, बेसिकली सरकारी कमीशन क्या कहता है इसके बारे में। 1983 में सरकारी कमीशन बनाया गया था ताकि सेंटर स्टेट रिलेशन को बेहतर समझा जा सके। इस आयोग ने गवर्नर के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। उनके अनुसार सरकार बनाने की प्राथमिकता इस प्रकार होनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे प्री पोल अलायंस है ना, कि जैसे जितनी भी पार्टियां हैं वो क्या करें, सबसे अच्छी बेस्ट सिचुएशन ये है कि प्री पोल अलायंस बनाना, जैसे एनडीए है या इंडी अलायंस है, राइट? ये सारी की सारी पार्टियां क्या करें, प्री पोल अलायंस बना रहे हैं, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो मेजॉरिटी सपोर्ट जुटा सके। थर्ड है पोस्ट पोल कोलिशन भी बन सकता है, ठीक है। और फोर्थ है आउटसाइड सपोर्ट वाला गठबंधन। कमीशन ने यह भी कहा था कि गवर्नर को मेजॉरिटी असेंबली फ्लोर पर टेस्ट करानी चाहिए, राजभवन में नहीं। तो पहले क्या होता था कि राजभवन की परेड हुआ करती थी, राइट? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिलर 1 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो दिखाता है बेसिकली ये क्या है, द गवर्नर्स सोल टास्क इज टू सी दैट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड नॉट टू ऑर्केस्ट्रा अ गवर्नमेंट दैट विल परस्यू पॉलिसीज द गवर्नर पर्सनली अप्रूव्स, राइट? ये जो डायग्राम है ये गवर्नर के रोल के रिगार्डिंग हमको दिखाता है यहाँ पर कि गवर्नर की एग्जैक्टली क्या भूमिका है यहाँ पर, है ना।
अगर किसी राज्य में हंग असेंबली हो जाए तो गवर्नर क्या करेगा? डायग्राम में 3 पिलर्स यानी 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं। एस्टैब्लिशिंग द सरकारिया प्रिंसिपल्स, ऑलरेडी हमने एक के बारे में बात की थी, क्या बताता है ये? अब यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव, गवर्नर का असली काम क्या है? डायग्राम कहता है कि गवर्नर का काम सिर्फ सरकार बनवाना नहीं है, अपनी गवर्नर का काम सिर्फ सरकार बनवाना है, अपनी पसंद की सरकार बनवाना नहीं। पहला पिलर जो कहता है जो फर्स्ट पिलर है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? गवर्नर का काम सिर्फ सरकार बनवाना है, अपनी पसंद की सरकार बनवाना नहीं। सिंपल मीनिंग मतलब गवर्नर किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करके डिसीजन नहीं ले सकता। यह देखना है कि कौन मेजॉरिटी ला सकता है, कौन स्टेबल गवर्नमेंट बना सकता है। यानी गवर्नर रेफरी की तरह होना चाहिए, प्लेयर की तरह नहीं। दूसरा पिलर ये क्या बोलता है? द इनविटेशन, किसी सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, गवर्नर उस पार्टी या अलायंस को बुलाएगा जिसके पास असेंबली में सबसे ज्यादा सपोर्ट हो। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही सरकार बनाए, अगर कोई अलायंस ज्यादा एमएलए का सपोर्ट दिखा दे तो गवर्नर उसे भी बुला सकता है। जैसे पार्टी ए, उसके पास 100 सीट हैं और पार्टी बी, सी प्लस डी अलायंस करके 120 सीट्स हैं, तो गवर्नर अलायंस को बुला सकता है क्योंकि मेजोरिटी उसके पास है। यानी जिसके पास बहुमत का सपोर्ट होगा वही सरकार बनाएगा। पिलर थर्ड की बात करते हैं, द अल्टीमेट टेस्ट, असली मेजोरिटी टेस्ट कहाँ होगा? तो मुख्यमंत्री को 30 दिन के अंदर असेंबली में कॉन्फिडेंस वोट लेना होगा। इसका मतलब है गवर्नर या राजभवन मेजोरिटी तय नहीं करेंगे, असल फैसला विधानसभा में होगा। इसे फ्लो टेस्ट कहते हैं, कागज पर नहीं, असेंबली फ्लो पर मेजोरिटी साबित होगी। होप सो कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो द पुंची कमीशन टाइटन द ग्रिड। अब पुंची कमीशन बेसिकली क्या कहता है? यहाँ पर पुंची कमीशन ने और भी यहाँ पर थोड़ा सा जो सिचुएशन है इसको और टाइट, हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम पुंची। दिस कमीशन एम टू clearly regulate the governors discretionary power and prevent arbitrary appointment। ये बात करता है कि यहाँ पर गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हो, डिस्क्रिशनरी पावर है वो आर्बिट्ररी तरीके से ना हो, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर क्रिटिकल अपडेट है, प्री पोल अलायंस वर एक्सप्लिसिटली एलिवेटेड अंडर पुंची गाइडलाइंस। यानी पुंची गाइडलाइंस के अंतर्गत एक आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है कि मैंडेटरी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। 2007 में जो पुंची कमीशन ने यही मुद्दा उठाया, उसने कहा कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। इस आयोग ने प्री पोल अलायंस को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट मानने की सलाह दी। देखिए इन्होंने मैंडेटरी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया कि सबसे पहले ग्रुप विद द लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस का कमांडिंग द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी तय किया यहाँ पर उन्होंने, और बताया कि सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस। फिर उन्होंने दूसरा बोला कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, यानी फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद द सपोर्ट। फिर पोस्ट पोल कोalition, यहाँ प्री पोस्ट इलेक्टोरल कोalition विद ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। जैसे सपोज दैट कि अगर हम बात करते हैं प्री पोल अलायंस वो होता है कि पहले ही विजय की पार्टी ने कांग्रेस के साथ और अदर किसी पार्टी के साथ में अलायंस कर लिया था, राइट। पोस्ट पोल अलायंस वो होता है कि इलेक्शन के बाद विजय ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया या अदर पार्टी के साथ अलायंस किया। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पुंची कमीशन ने ऐसा बताया कि ऐसा होना चाहिए। एक तो प्री पोल अलायंस होना चाहिए, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस। दूसरा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर एक पार्टी जैसे विजय को अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है, फुल मेजोरिटी मिल जाती, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सरकार बनाते, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम ये दोनों कमीशन को याद रखेंगे, पुंची कमीशन और यहाँ पर सरकारिया कमीशन, राइट। पोस्ट इलेक्टोरल, फोर्थ है पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सम पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एंड द रिमाइंडर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हैं वो बाहर से सपोर्ट करते हैं, तो पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस ये भी दिखाई देता है यहाँ पर, राइट। तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है यहाँ पर पुंची कमीशन ने दिया था 2007 में। अब हम बात करते हैं द पॉलिटिकल रियलिटी ब्रेक्स द रूल्स, राइट। Despite the clear guidelines established by the Sarkaria and Punchi Commission, governor have historically failed to follow the uniform course of action। ये कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर गवर्नर ने ये पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को गवर्नर हिस्टोरिकली उनको इग्नोर किया,
है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे मामले समझते हैं जहाँ गवर्नर की भूमिका विवादों में रही। जैसे गोवा 2017 का केस है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने बीजेपी को बुलाया क्योंकि उसके पास सपोर्ट लेटर्स थे, राइट। कर्नाटका 2018 का केस है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, गवर्नर ने बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिला दी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने पोस्ट पोल अलायंस बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया, येदियुरप्पा बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। इन मामलों से यह सवाल उठता है कि गवर्नर्स हमेशा निष्पक्ष नहीं रहते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये गोवा मिजोरम का जो केस है, कर्नाटका का जो केस है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, राइट। अभी यह द पॉलिटिसाइज्ड रेफरेंस द हिस्टोरिकल through line is clear. Discretionary power in a hung assembly has frequently been utilized to favor the party holding power at the center. और ये अक्सर गवर्नर पर आक्षेप लगते रहते हैं कि गवर्नर जो केंद्र में सरकार है, जो पार्टी केंद्र में बेसिकली जिसकी सत्ता है, उसके फेवर में हमेशा ही काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये देखने की बात है कि गवर्नर को यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं। ये सबसे बड़ा एक यहाँ क्वेश्चन रेज होता है, राइट। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो तमिलनाडु की अभी वर्तमान कंडीशन है, ये थ्रेशहोल्ड है 117 का, 117 का, और टीवी के पास अभी यानी विजय की जो पार्टी उनके पास 107 है। तो अभी इनको 10 सीटें और चाहिए यहाँ पर, तब वो सरकार बना पाएंगे। और यहीं एक डेडलॉक स्टार्ट होता है। इन्होंने पाथवे द कांग्रेस कोलिशन टीवी के प्लस कांग्रेस 5 अभी भी 112 सीट हैं। अब देखिए स्ट्रेटेजिक रियलिटी क्या है। कांग्रेस हैज पब्लिकली अनाउंस्ड इट विल जॉइन हैंड्स विद द टीवी के, हाउएवर द मैथ फॉल्स 5 सीट शॉर्ट्स, राइट। यहाँ पे 5 सीट और भी चाहिए। द रिक्वायरमेंट क्या है, दिस रूट एब्सोल्युटली रिक्वायर्स एब्जॉर्बिंग द पीएम के 4 प्लस एडिशनल इंडिपेंडेंट सपोर्ट टू बेयरली क्रॉस द 117 लाइन। अब अगर सपोज दैट पीएम के जो जिसको 4 सीटें मिली हुई हैं वहां से भी सपोर्ट मिल जाता है, तब भी मेजोरिटी बनाना मुश्किल है। विजय के पास में अभी क्या ऑप्शन बचता है, फिर इसके बाद ये या तो डीएमके के साथ में अपना एडीएम के साथ में, जिनके 47 जो बीजेपी बैक्ड एडीएम के रूट है उसके माध्यम से बनाते हैं, तो इनके पास 140 सीट्स हो जाएंगे, राइट। तो ये बीजेपी के साथ में सरकार बना सकते हैं, एडीएम के साथ में सरकार बना सकते हैं। अब ये अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी देखना होगा एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में विजय की शपथ में देरी इसलिए हो रही क्योंकि इनके पास अभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। गवर्नर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वह विधानसभा में बहुमत साबित कर सके, लेकिन यह मामला एक बार फिर पुराने सवालों को सामने लाता है। क्या गवर्नर वास्तव में निष्पक्ष संवैधानिक पद है या फिर राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुके हैं, राइट। तो आपके हिसाब से हंग असेंबली में सबसे पहले किसे बुलाया जाना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी को या गठबंधन को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। थैंक यू for watching.